गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा ऑनलाइन वीडियो बीए पार्ट सेकंड इतिहास के प्रश्न पत्र से संबंधित है। कल के वीडियो में हमने शेरशाह सूरी द्वारा हिंदुस्तान का शासन प्राप्त करने, उसके द्वारा हुमायूं को भारत से बाहर निकालने, उसकी विजयों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम देखते हैं शेरशाह के प्रशासन का पहला वीडियो। 2 वीडियो इस संबंध में मैंने बनाए हैं शेरशाह के प्रशासन के संबंध में, तो आज का यह पहला वीडियो है। इस स्लाइड में देखिए, मैंने तारीख़ शेरशाही नामक पुस्तक का चित्र दिया है। ऊपर लिखा है अब्बास खान सरवानी। तो अब्बास खान सरवानी इस तारीख़ शेरशाही का रचयिता था और नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें शेरशाह के जीवन, कार्यों और प्रशासन के बारे में हमें वर्णन मिलता है। तो शेरशाह के प्रशासन का अधिकांश जो विवरण हमारे पास उपलब्ध है वो तारीख़ शेरशाही अब्बास खान सरवानी की जो कृति है उसी से हमें उपलब्ध हुआ है। शेरशाह एक विजेता के साथ साथ एक अच्छा शासन प्रबंधक भी था। अब्बास खान सरवानी ने लिखा है, बुद्धिमत्ता और अनुभव में दूसरा हैदर था। जब उसे अपने पिता की जागीर सहसराम का प्रबंध करने का अवसर मिला, तब हिंदुस्तान का सम्राट बनने के बाद उसने उन अनुभवों का लाभ उठाया था। 1854 ईस्वी में इतिहासकार अर्स्किन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर द फर्स्ट 2 सोवरेन ऑन द हाउस ऑफ तिमूर वॉल्यूम 2 में लिखा है कि शेरशाह में एक सफल सैनिक शौर्यवीर की अपेक्षा शासन, व्यवस्थापक और प्रजापालक के गुण कहीं अधिक विद्यमान थे। डॉक्टर के.आर. कानूनगो ने अपनी शोधपूर्ण रचना शेरशाह एंड हिज टाइम्स में शेरशाह की मौलिक गतिविधियों, उसके शासन प्रबंध इत्यादि का वर्णन उन्होंने दिया है। आर.पी. त्रिपाठी और परमात्मा शरण जैसे इतिहासकार शेरशाह को व्यवस्था सुधारक मानते हैं, मौलिक व्यवस्थापक नहीं मानते हैं। जो भी हो, हम शेरशाह के प्रशासन की विस्तृत जानकारी के लिए अब्बास खान सरवानी की पुस्तक तारीख़ शेरशाही पर निर्भर है। शेरशाह एक निरंकुश और एकतंत्रीय शासन की धुरी था या उसका हेड था, हम कह सकते हैं, जिसमें शासन की समस्त शक्ति उसके हाथों में केंद्रित थी। इतिहासकार कीन ने इस संबंध में लिखा है, इस पठान ने 5 वर्षों में इतना कुछ कर डाला जितना कि मुग़ल, यहाँ तक कि अंग्रेज भी नहीं कर पाए। ये सारे कोटेशन सारे इतिहासकार शेरशाह की विजयों से ज़्यादा उसके प्रशासनिक कार्यों, उसके प्रशासन और व्यवस्था में उसने जो सुधार किए उसके कारण इस पर ज़्यादा जोर देते हैं, या शेरशाह जाना भी इसी कारण जाता है। देखते हम केंद्रीय शासन को। शेरशाह का केंद्रीय शासन किस प्रकार का था। शासन की समस्त शक्तियाँ शेरशाह में निहित थी। उसके मंत्री उसकी आज्ञा के पालन करता थे, जो केवल उसको सलाह दे सकते थे। उनकी सलाह मानना या न मानना शेरशाह की इच्छा पर निर्भर था। उस समय केंद्रीय प्रशासन चलाने के लिए 4 विभाग प्रमुख रूप से थे, जिसको मैंने यहाँ इंसर्ट किया है, लिखा है। पहला विभाग दीवाने वजारत था, जो कि लगान और अर्थव्यवस्था की देखभाल करता था। राज्य की आय व्यय को देखना और अन्य मंत्रियों के कार्यों की देखभाल करना इस दीवाने वजारत विभाग का प्रमुख कार्य था। इस विभाग का प्रधान वजीर कहलाता था। दूसरा जो प्रमुख विभाग था वो दीवाने आरिज कहलाता था। यह एक प्रकार से सैन्य विभाग था। सेना का संगठन, उसकी भर्ती, रसद, प्रशिक्षण और सेना के नियंत्रण की देखभाल ये विभाग करता था। परंतु यह न तो सेनापति और ये सेनापति नहीं था, ये सारा दायित्व शेरशाह स्वयं पूरा करता था। यानी हम कह सकते हैं दीवाने आरिज प्रत्यक्ष रूप से शेरशाह के अधिकार में था। इसका जो प्रमुख था वो आरिज मुमलिक कहलाता था। तीसरा विभाग दीवान रसालत था। यह एक प्रकार से विदेश विभाग था और विदेश मंत्री की तरह कार्य करता था। पड़ोसी राज्यों से पत्र व्यवहार करना इसका मुख्य उत्तरदायित्व था और कभी कभी राज्य की ओर से दिए जाने वाले दान को भी यह विभाग देखता था। चौथा प्रमुख केंद्रीय विभाग जो था वो दीवाने हिंसा था। ये एक प्रकार से शाही सचिवालय था। प्रमुख दबीर, इस विभाग का जो प्रमुख था वो दबीर मुमलिक कहलाता था। राज्य के आदेशों को लिपिबद्ध करना और उन्हें राज्य के अन्य भागों में पहुंचाना इस विभाग का प्रमुख कार्य था।
इसके अलावा अन्य विभाग भी थे, जिसमें दीवानी कज़ा न्याय विभाग था, जो कि मुख्य काजी के अधीन था, और दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग था। इसका प्रधान बरीद मुमालिक था, जो कि गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना की जानकारी बादशाह तक पहुंचाना इस विभाग का प्रमुख कार्य था। इसके अतिरिक्त शाही महल की आवश्यकताओं की पूर्ति और महल के नौकर चाकरों की देखभाल एवं कारखानों के प्रबंध के लिए भी एक अलग अधिकारी नियुक्त था, जिसे खानसामा कहा जाता था। इसे मंत्री का पद तो प्राप्त नहीं था, मगर बादशाह से निकटता के कारण ये किसी मंत्री से कम भी नहीं था। तो इस प्रकार केंद्रीय शासन की जो धुरी थी वो शेरशाह के चारों ओर घूमती थी, और उसको शासन में सहायता करने के लिए ये 4 प्रमुख विभाग थे जो अलग अलग मंत्रियों के अधीन थे। इसके अलावा कुछ अन्य विभाग भी थे जो जिससे शासन कार्य में शेरशाह को सहायता मिलती थी। आगे चलते हैं प्रांतीय शासन को देखने के लिए। शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे कई भागों और उपविभागों में विभक्त कर रखा था, लेकिन उसके प्रशासकीय प्रबंध के विभाजन के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। के.आर. कानूनगो, जिन्होंने शेरशाह पर विशेष शोधपूर्ण अध्ययन किया है, वो कहते हैं कि शेरशाह के राज्य में प्रांत नहीं थे, सरकार ही प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। मगर इतिहासकार परमात्मा शरण का कहना है कि शेरशाह के राज्य में प्रांत थे और प्रांतों को सूबा कहा जाता था, जो कि सैनिक गवर्नरों के अधीन होते थे। इस संबंध में निष्कर्ष रूप से डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव ने अपना मत रखा है कि शेरशाह और इस्लाम शाह के शासनकाल में भी प्रांतों के समान ही शासन प्रबंध की दृष्टि से विभाग मौजूद थे, किंतु आय और सीमा विस्तार की दृष्टि से ये प्रांत एक समान नहीं थे। इन विभागों को सूबा या प्रांत कहकर भी नहीं पुकारा जाता था, बल्कि इन्हें इक्ता कहा जाता था। जैसे कि हमने पहले की वीडियो में देखा है, सल्तनत काल में प्रांतों की संख्या इक्ता थी और इसके जो प्रशासक थे उनको इक्तेदार कहा जाता था, और ये प्रमुख अधिकारियों के प्रबंध में रखे गए थे इक्ता। शेरशाह ने फौजी गवर्नरों की नियुक्तियां की। लाहौर, मालवा और अजमेर में गवर्नर नियुक्त किए गए थे। इन प्रांतों के प्रमुख अधिकारियों के पास बड़ी बड़ी सेनाएं थी, लेकिन प्रांतीय व्यवस्था अच्छी तरह संगठित नहीं थी और न ही हमें इसके संबंध में कोई विस्तृत जानकारी ही उपलब्ध होती है। हम देखते हैं सरकार का शासन किस प्रकार का था। अब्बास खान सरवानी ने शेरशाह के साम्राज्य में 66 सरकारों का उल्लेख किया है। प्रांत सरकारों में विभाजित थे और प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। पहला अधिकारी सिकदार सिकदारान था। यह सरकार का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता था। यह विभिन्न परगनों के सिकदारों का भी प्रशासनिक मुखिया होता था। वह परगनों के सिकदारों के कार्यों का निरीक्षण करता था। सरकार में शांति व्यवस्था बनाए रखना, विद्रोही जमींदारों का दमन करना, सड़कों की सुरक्षा करना इत्यादि इसके प्रमुख कार्य थे। यह फौजदारी मुकदमों का फैसला भी करता था। सरकार में दूसरा जो अधिकारी था महत्वपूर्ण, वो मुंसिफान था। यह राजस्व अधिकारी होता था। सरकार में राजस्व की वसूली करना और अपने अधीन मुंसिफों के कार्यों की देखभाल करना इसके प्रमुख कार्य थे। यह दीवानी मुकदमों को भी देखा करता था। तो इस प्रकार सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी थे, सिकदार है सिकदारान और मुंसिफ है मुंसिफान। सरकार के नीचे की जो प्रशासनिक इकाई थी वो परगना कहलाती थी। एक सरकार में कई परगने होते थे। शेरशाह ने प्रत्येक परगने में 1 सिकदार, 1 अमीन, 1 फौजदार, 2 कारकुन और 1 कानूनगो नियुक्त किया था।
सिकदार परगने का प्रशासनिक कार्य, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था इत्यादि देखा करता था। अमीन जो था वो भूमि संबंधी कार्य देखता था। आमीन भूमि की पैमाइश एवं लगान वसूली संबंधी कार्य को देखा करता था। तीसरा जो प्रमुख अधिकारी परगने में हुआ करता था वह फौजदार था। यह एक प्रकार से परगने का खजांची था जो लगान को अपने पास सुरक्षित रखता था। इसके अलावा दो कारकुन यानी लिपिक होते थे जो कि परगने का हिसाब किताब रखते थे। परगने का हिसाब किताब फारसी और हिंदी दोनों भाषाओं में रखा जाता था। एक कारकुन फारसी में और दूसरा कारकुन हिंदी में परगने का हिसाब किताब रखता था। कानूनगो नामक एक अर्धसैनिक अधिकारी भी परगने में होता था जो परगने में लगान संबंधी मामलों की जानकारी रखता था। इस प्रकार परगना शासन की एक सुव्यवस्थित संरचना थी, अधिकारियों की एक श्रृंखला थी जिसके द्वारा परगने में प्रशासनिक कार्य, लगान व्यवस्था संबंधी कार्य, भूमि संबंधी कार्य इत्यादि पर ध्यान दिया जाता था। शेरशाह के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। शेरशाह ने वैसे तो ग्राम व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया और राज्य की ओर से कोई बड़ा अधिकारी भी गाँव में नियुक्त नहीं किया जाता था, लेकिन केंद्रीय प्रशासन जो है मुकद्दम, जिसे मुखिया कहा जा सकता है, पटवारी, चौकीदार इत्यादि के माध्यम से गांव के संपर्क में रहता था। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व मुखिया का होता था। यदि वह अपराधियों को पकड़ने में असफल रहता था तो मुकद्दम या मुखिया को दंडित भी किया जा सकता था। पटवारी ग्राम की भूमि का लेखा जोखा रखता था और उसकी सहायता चौकीदार करता था। ग्राम के वयस्क और वृद्ध लोगों की एक सभा होती थी या पंचायत होती थी जो ग्राम की सुरक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, सफाई, सिंचाई आदि कार्यों के साथ साथ छोटे मोटे न्याय संबंधी कार्य भी किया करती थी। इस प्रकार हम देखते हैं शेरशाह का जो प्रशासनिक प्रबंध था, प्रशासनिक ढांचा था, वो सुव्यवस्थित रूप से कई इकाइयों में विभाजित था। हमने देखा कि केंद्रीय शासन का सर्वोच्च अधिकारी शेरशाह स्वयं था और उसको शासन में सहायता देने के लिए 4 प्रमुख विभाग, दीवान विजारत, दीवान आरिज, दीवान रसालत और दीवान इंसा होते थे। इसके अलावा कुछ छोटे विभाग दीवान कज़ा और बरीद जैसे विभाग भी हुआ करते थे। प्रांतीय शासन के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है कि शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांटा था या नहीं बांटा था, पर निष्कर्ष कह सकते हैं कि भले ही उनका नाम प्रांत नहीं था मगर केंद्र को कई बड़ी इकाइयों में बांटा गया था और फौजी गवर्नर उनका शासन प्रबंध या शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी थे। इसके बाद जो प्रशासनिक ढांचे की इकाई थी वो सरकार कहलाती थी। सरकार के जो प्रमुख अधिकारी सिकदार या सिकदारान और मुंसिफ या मुंसिफान हुआ करते थे, जो कानून व्यवस्था एवं राजस्व व्यवस्था के लिए उत्तरदायी थे। परगना सरकार से नीचे की जो प्रशासनिक इकाई थी वो परगना कहलाती थी और परगना में भी कई सरकारी अधिकारी सिकदार, अमीन, फौजदार, कारकुन, कानूनगो इत्यादि होते थे जो कि प्रशासनिक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हुआ करते थे। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव थी और इसमें मुकद्दम, पटवारी, चौकीदार इत्यादि के माध्यम से ग्राम का शासन जो है चलाया जाता था। इसके अलावा ग्राम के वृद्ध पुरुषों की एक सभा, जिसे हम पंचायत कह सकते हैं, वो भी गांव में होती थी जो कि गांव में शांति व्यवस्था देखती थी, छोटे मोटे सफाई कार्य, सिंचाई कार्य देखती थी और लोगों के आपसी झगड़ों को भी निपटाती थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शेरशाह
अपनी विजयों के कारण नहीं जाना जाता है, वरन अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण जाना जाता है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और इसके संबंध में मैंने जो नोट्स भेजे हैं वो भी आपके काम आएंगे। जय हिंद।